स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था साइना, है ना। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए भी बताया था और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बता दिया था, है ना, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वो डिस्कस कर देता हूं मैं, है ना। लिखो, हेडिंग डाल दो, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, है ना। कैसे कि आपने मान लिया एक प्रोजेक्टाइल को किसी u वेलोसिटी से फेंका ऐसे किसी थीटा एंगल पे, तो जब ये जाता है तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इट एक्सप्लोड इन 2 पार्ट्स, है ना। इसका मास तो कैपिटल M है और ये एक्सप्लोड हो जाता है 2 पार्ट में। तो जब 2 पार्ट में ये ऊपर जाकर के एक्सप्लोड होगा तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक का मास M1 और एक का मास M2 लिख देता हूं। यहां पे एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन के टाइम पे 2 पार्ट बन जाएंगे, तो इसलिए जाना चाहिए था यहां पर। क्लियर है क्या बात? लेकिन ये क्या होगा, ये जैसे M2 है तो M2 तो थोड़ा आगे जाकर के गिर जाएगा ऐसे करके यहां पे, है ना, M2, और जो M1 होगा वो यहां पे गिर जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, ये जब बॉडी चल रही है तो इस पे केवल एक फोर्स लग रहा था, जैसे mg नीचे की ओर ऐसे mg लग रहा था, और ये जो बॉडी है ये इस जगह जाकर के गिरती, यहां पे जाकर के गिरती है mg। लेकिन क्योंकि इस पे केवल अब भी mg लग रहा है और पहले भी mg लग रहा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का वो सेम जगह जाकर के गिरेगा। अब भी सेंटर ऑफ मास होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। केवल और केवल इंटरनल फोर्स की वजह से दोनों पार्टिकल M1 और M2 अलग अलग पाथ पर मूव करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें mg के अलावा पहले भी mg लग रहा था, अब भी mg लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका मूव करेगा सेम पोजीशन पे। देखो कैसे करेगा, ये ऐसे ही जाएगा। सेंटर ऑफ मास जैसे यहां पर था तो ये बॉडी जो होगी M2 वो यहां पे आ जाएगी और M1 जो होगा वो यहां पे आ जाएगा। फिर सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा तो ये जो M2 बॉडी है वो यहां पे आएगी और M1 बॉडी यहां पे आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? और इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास की मोशन में कोई चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन और आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ projectile, but M1 M2 will be land on the different point. If we take, this is the distance R1 and this is the distance R2, बात समझ में आ रही है? So center of mass तो यहीं पे रहेगा, तो M1 और M2 R1 R2 में जो रिलेशन आएगा वो क्या बताया था, M1 R1 is equal to M2 R2. It would be moved like this. क्लियर है क्या बात? देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन लिख लो, सेम टाइप के क्वेश्चन है। लिखो ए प्रोजेक्टाइल, एग्जांपल लिखो, ए प्रोजेक्टाइल is fired at a speed of 100 meter per second at an angle 37 degree above the horizontal, at the highest point, it explodes in 2 parts, 1:3 of 2 parts of mass ratio 1:3. The lighter part coming
to rest, coming to rest. Find the distance from the launching point, distance from the launching point to the point where heavier piece lands. ये अपने को करना है। देखो तो सबसे पहले तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले तो आप इसकी रेंज निकाल लो भाई। थीटा है 37 डिग्री 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जो एक्सप्लोड नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे गिरता। तो ये जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g, यानी 100 स्क्वायर इनटू 2 साइन 37 2 साइन टू थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 2000। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, 10 से कट जाएगा। साइन 37 3 अपॉन 5, cos 37 4 अपॉन 5, तो 525। और ये आ जाएगा कितना, ये टोटल जो आएगा 960, ये आ जाएगा 960 मीटर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ, मैं इसे यहां से साफ करना पड़ेगा अपने को। 960 मीटर सही है। ये तो अपना प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहां देखो आप इसे, जब आप इसे करोगे तो एक का मास तो m/4 मान लेता हूं और बड़े का मास 3m/4 मान लेता हूं, है ना। तो जो स्मॉलर पार्ट है m/4 का, ये तो रेस्ट पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? रेस्ट पे। तो जैसे ये रेस्ट पे आएगा तो ये तो यहां पर आकर के गिर जाएगा। सेंटर मास यहां गिरना चाहिए था। तो बड़ा वाला पार्टिकल ये बताओ कि इधर आके गिरेगा या उधर आके गिरेगा? आगे गिरेगा। तभी तो सेंटर ऑफ मास कहां रहना चाहिए? यहां पे रहना चाहिए। तो ये तो 3m/4 हो गया। तो बोर्ड पे देखो, तो इसे यदि मैं r1 मान लूं और इसे r2 मान लूं, तो r1 तो मेरे को पता है। r1 कितना होगा भाई? क्योंकि ये रेंज है टोटल, तो ये तो r/2 होगा। तो r2 और निकालना है हमें। तो ध्यान दो, इस यदि सेंटर मास यहां ही m1 है m2 है, तो m1 r1 m2 r2 रिलेशन अपने को याद है। तो ये तो हो जाएगा m/4 और ये हो जाएगा हमारा r/2 r1, और ये हो जाएगा 3m/4 और r2 और निकाल लूंगा मैं। m/4 से m/4 कट गया, तो जो r/6 होगा ये r2 के बराबर होगा। और r की वैल्यू कितनी आई थी भाई? r की वैल्यू आई थी 960 अपॉन 6। तो आ जाएगा 6 1 6 और 6 6 36। तो r2 आ गया 160 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो ये 160 मीटर हो गया। लेकिन हमें इसकी डिस्टेंस है किसकी निकालनी है? हैवियर पीस की फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, यहां से निकालनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी r प्लस r2। तो इसलिए जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट कितनी होगी भाई? इसका टू r प्लस r2। r की वैल्यू हो जाएगी 960 प्लस 160 0 तो यहां से लग गया 10 11 मीटर। ये आंसर है। तो मैंने आपको क्या बताया था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बताया था। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा इट विल बी कंजर्व। क्लियर है क्या बात? है ना। जैसे कि F एक्सटर्नल क्या होता है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? तो इफ F एक्सटर्नल यदि 0 होगा तो Pi P फाइनल होगा। इसका मतलब ये है कि यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है किसी पॉइंट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा।
जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और यदि वो चल रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? तो इसमें मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म है ना, और ये रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। किस पे रखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस फ्लोर। यहीं से एग्जांपल भी लिख लेना, मैं लिखा दूंगा, ये तो रफ में हो गया है ना। फ्रिक्शनलेस फ्लोर यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और इसका मास कितना है भाई? कैपिटल एम। बात समझ में आई? तो दूसरी बात ये देखो, मान ले इसकी लेंथ कितनी है? एल है। सही है बात? अब बोर्ड पे देखो, ये है, मान लिया ये पर्सन है और इसका मास कितना है? एम है। सही है? और इस पर्सन और इस प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होगा कुछ, मान लिया है, कितना है वो देगा भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। बोर्ड पे देखो, जब यदि यहां पे बताना मेरे को, यदि ये पर्सन इस पर भागने लगे, चलने लगे, तो इस प्लैंक पर कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो आप? एक तो mg, देखो ये चल रहा है, इस पे चल रहा है, तो इस प्लैंक पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा mg, एक फ्लोर के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शन लगेगा। कहां? ऊपर वाली सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे? ऊपर वाली सरफेस पे, क्योंकि इसके और उसके बीच में तो फ्रिक्शन ही नहीं है। तो जब ये ऐसे ऐसे चलेगा, देखो यूं ऐसे ऐसे चल रहा है, यूं ऐसे चल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन 1 की डायरेक्शन में लगेगा या 2 की डायरेक्शन में लगेगा? 1 लगे। ऐसे ऐसे चलेगा ना ये, ऐसे। जैसे मान लीजिए ये है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे प्लैंक है, तो जब आप इस पे चलोगे यूं करके, तो ये पीछे को जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे। कितना लगेगा वो हमें नहीं पता। और भी लगेगा क्या फोर्स? हाँ, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, बोलो, ये N2 लगेगा। बात समझ में आई? तो बोर्ड पे देखो, जब ये इस पे ऐसे ऐसे करके चलेगा यूं, तो ये तो पीछे को जाएगा और ये आगे को जाएगा। अच्छा, अब यदि मैं इस सिस्टम को पूरा एक स्मॉल एम और कैपिटल एम को एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं, तो मेरे को ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर कितने फोर्स लगेंगे? इस पूरे सिस्टम पर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो m प्लस mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा, और कोई सा फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सही है ना? तो इसका मतलब यदि हम m और कैपिटल M को एक सिस्टम कंसीडर करें, तो उस पे केवल और केवल m प्लस mg और नॉर्मल लगेगा। इस पर कोई नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है, अगर जो पहले ये इस पे खड़ा था, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहीं कहीं पे बीच में होगा कुल मिला के, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जो ये इस पे चलने लगेगा, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ये प्लैंक तो थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, है ना, ये तो मूव करके पीछे आ जाएगा, और ये पर्सन थोड़ा मान लेते हैं एंड में चला गया इसके। तो इसमें जो मूवमेंट होगी, प्लैंक का जो मूवमेंट होगा, वो आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गई? नहीं बात? m, अगर जो केवल आप m को कंसीडर करते हो, तो पर्सन का मूवमेंट है। कब केवल और केवल कैपिटल M को, प्लैंक को कंसीडर करते हो, तो पीछे आएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां का तहां ही रहेगा। बात समझ में? तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन ये है कि यदि मास m, पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड b, you have to find the displacement of the plank. क्वेश्चन क्लियर है? लिख लो क्वेश्चन, लिखो। If person moves on plank, then plank from end A to end B,
as shown in figure, find the displacement of plane। ये आपको बताना है, सही है बात? ये मैं साफ कर देता हूं। हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, मैं तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन इजीएस्ट तरीका ढूंढेंगे। देखो, जैसे आप बोर्ड पे देखो, एक बार हम दो डायग्राम बनाएंगे। एक तो मूव करने से पहले इसे मैं एक्स एक्सिस पे ऐसे मान लूंगा, और ये कैपिटल एम हो जाएगा, और ये पर्सन एम हो जाएगा, और लेंथ कितनी है इसकी, एल, सही है ना। और हम इस स्थिति में इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। वाईसीएम तो इसका 0 ही है, तो एक्ससीएम लिखना है अपने को। तो देखो, एक्ससीएम बता सकते हो इसका कितना आएगा? हाँ, बता सकता हूं। ये तो कितना होगा, 0,0, और ये L/2, 0, L/2, 0। तो हम क्या मानेंगे इसे, पॉइंट मास मान लेंगे भाई। एक तो एम यहाँ पे स्मॉल एम, और एक कैपिटल एम यहाँ पे है बस, L/2 पर, और ये है 0,0 पर। तो YCM तो 0 ही है, तो XCM जो होगा इसका वो कितना होगा, m इंटू m, ये होगा ना m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m इंटू 0 कैपिटल M इंटू L/2, सही है, प्लस m इंटू m, दिस इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस m इंटू L/2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये देखो, अब अपने को ये तो पता ही है कि जब ये मूव करेगा इस पे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ही तो शिफ्ट निकालनी है। तो मान लेते हैं ये जो शिफ्ट है ये x हो जाता है, कितना शिफ्ट हो जाता है, x शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो मास है ये यहाँ पे आ जाएगा, और पर्सन यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब इस स्थिति में भी मैं इसका सेंटर ऑफ मास लिख लूंगा, इसे तो XCM1 मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ XCM2, ये तो इस स्थिति में सेंटर ऑफ मास हो गया सिस्टम का। इसमें क्या होगा, बोर्ड पे देखो, ये स्मॉल m है मास, ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी होगी, L-x। बिल्कुल सही बात है, L-x हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ, ये जो कैपिटल M है ये ओरिजिन से कितनी दूर पर रखा हुआ है, L/2 - x। वेरी गुड, देखो ध्यान से, ये तो है L/2 डिस्टेंस, और ये चली गई x, तो ये जो डिस्टेंस बची, ये वाली डिस्टेंस m की L/2 - x डिस्टेंस पे बची, तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। तो सेकंड सिचुएशन में m इंटू L - x, m इंटू L - x प्लस कैपिटल M इंटू ये डिस्टेंस, यानी कि L/2 - x डिवाइडेड बाय m प्लस m। लेकिन क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जहां पे था सिस्टम का वहीं पे रहेगा। इसका मतलब हाँ, XCM1 और XCM2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसे मैं इसके बराबर रख देता हूं, L/2 - x डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। ये तो कट ही जाएगा, ये बचेगा m इंटू L/2, इसकी मल्टीप्लाई m इंटू L/2 माइनस mx, ये कट गया, ये इधर m प्लस कैपिटल mx इंटू ml। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ml अपॉन m प्लस कैपिटल M आ जाएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। तो प्लेन इधर की साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस होगी इतनी। यस। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके मेरे को एक क्वेश्चन और बताना, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन ये ऐसे दे देता है, देखो फ्रिक्शनलेस फ्लोर को बोलने का उसका तरीका क्या क्या है। वो कह देगा एक प्लैंक है, और ये मान लिया 100 kg का प्लैंक है, और ये आइस पे रखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है ना। और एक मान लेते हैं ये हमारे पास 50 केजी का पर्सन है, और एक मान लेते हैं ये हमारे पास 75 केजी का पर्सन है। बात समझ में आती है? अच्छा, तो अब मैं यहीं से लिख देता हूं एग्जांपल। तो क्या होता है, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, और ये मान लेते हैं 10 मीटर का प्लैंक है, सही है, और ऐसे ऐसे करके डेटा दे रखा है। ये क्या करते हैं, ये दोनों पर्सन, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और बीच में सेंटर पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड आइस, you have to find the displacement of the plank। क्लियर है क्या बात? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, a plank of, तो प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शन है। हाँ, जब भी तो मूव कर रहे हैं वो उस पे, नहीं तो मूव ही नहीं कर पाते। हाँ, ओके। समझ में आई बात ना? अगर जो पर्सन और प्लैंक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो पर्सन पे जो फोर्स लगेगा mg और नॉर्मल लगेगा वो आगे पीछे हो ही नहीं पाएगा, है ना। A plank of 100 kg is placed over ice as shown in figure. If person move on plank and come at mid of the plank, find the displacement of the plank। ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसे। इसके फिर से हम दो डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके। एक तो ये बनाएंगे हम, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये 100 केजी, और ये मान लेते हैं हमारा 50 केजी, और ये हमारा 75 केजी, है ना। तो इसके तो कोऑर्डिनेट 0,0, इसका 5,0, क्योंकि ये 10 मीटर का है ना, तो मिड पे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 10,0। तो इस स्थिति में XCM1 लिखेंगे हम, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है क्या बात? तो देखो 50 इंटू 0, 100 इंटू 5, 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 प्लस 75। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अब हमें ये नहीं पता कि ये प्लैंक इधर जाएगा या इधर जाएगा, बता सकते हो क्या? राइट की तरफ जाएगा। देखो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन मान लेते हैं अगर जो सही आया x पॉजिटिव में आया तो बिल्कुल सही था, अगर जो नेगेटिव में आया तो उल्टा। मैंने मान लिया कि प्लैंक इधर शिफ्ट हो जाता है थोड़ा, सही है। कितना शिफ्ट हो गया, x। तो अच्छा, दोनों पर्सन क्या आते हैं, मिड में आ जाते हैं, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो यहां पर जो ये होगा ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 5। तो इस स्थिति में XCM2 जो होगा, तो ये तो 50 है और ये है 75 और ये 100, तो कितना लिखूंगा, 50 इंटू x प्लस 5 और 100 इंटू x प्लस 5, 75 इंटू x प्लस 5 अपॉन 50 plus 100 plus 75। Since no external force on the system, therefore XCM1 and XCM2 will be same। तो इसलिए XCM1 XCM2 दोनों इक्वल होंगे। ये तो 0 है, मैं इसे ऐसे लिखा हूं क्योंकि कट जाएगा ये। 100 इंटू 5, 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 225, ये भी जोड़ करके 225, और ये देखो 50 है। अच्छा, जोड़ दूं क्या, x प्लस 5 कॉमन ले लूं, x प्लस 5 कॉमन लेते ही, हाँ
50 प्लस 100 प्लस 75 कर दिया। चलो जैसे भी आप इसमें 100 इंटू 5 75 है ना, और x प्लस 5 225 आ जाएगा। सॉल्व ही कर दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। ये जाएगा 1250 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 225। तो कितना आएगा भाई, x प्लस 5 इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय 225, इतना ही आएगा ना। तो 25 निम्मा 225 और 25 50 इतना आएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 50 बटे 9, x इक्वल टू 50 बटे 9 माइनस 5, 5 नहीं 45 और 5 बटे 9 है ना। तो जो भी आएगा ये आ रहा है 5/9 मीटर, ये प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये राइट में ही शिफ्ट होगा। कितने मीटर, 5/9 मीटर। चलो मतलब ऐसे लिख लेना आप, है ना। इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इफ पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन। क्लियर है क्या बात। प्लेन कैसी रखा है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन निकालना सेम नहीं होगा लेफ्ट साइड का, बस है। सेम नहीं होना चाहिए मैग्नीट्यूड, बट लेफ्ट साइड में। नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों चल करके बीच में आ गए थे। हाँ। और अब की बार ये क्या कर रहा है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अच्छा पूरा जाएंगे। हाँ पूरा जाएगा। पिछली बार तो चल के बीच में आ गए थे, अब की बार इंटरचेंज कर रहे हैं, समझे ना। तो अपना जो मेथड है बहुत ही आसान है, उसमें कितने पर्सन आ जाओ आप सॉल्व कर दोगे, थोड़ा लेंथी जरूर है। तो पहली सिचुएशन में आप एक्सियम 1 निकालोगे, जैसे तो मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। ये हो गया आपका 50 kg, ये हो गया आपका 75 kg, और ये हो गया आपका 100 kg। तो कोऑर्डिनेट तो 0,0, 5,0, 10,0 है। तो फॉर्मूला तो m1 x1 m2 x2 m3 x डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3। 50 into 0, 100 into 5, 75 into 10 divided by 50 plus 100 plus 75 लगेगा। अब ये बताओ, ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब प्लेन लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मुझे तो नहीं पता, है ना भैया। थोड़ा सा लगाओगे भी लॉजिक तो हो सकता है गलत गलत हो जाए क्वेश्चन और कुछ हो जाए। मान लेते हैं कि प्लेन किधर ही शिफ्ट हुआ है, तो इधर शिफ्ट हुआ है, एक्स से शिफ्ट हो गया, तो ये तो इधर आ गया 75 kg, और ये उधर चला गया 50 kg, और 100 kg तो यहीं पे रहेगा, सही है ना। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 इस पॉइंट के, ये तो 5 था क्योंकि ये तो x है, तो 5 प्लस x, 0, और इसके हो गए 10 प्लस x, 0। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं XCM2 लिख देता हूं। XCM2 जो होगा 75 इंटू x, बोलो साइना, हेलो, 100 इंटू x प्लस 5 प्लस 50 इंटू 10 प्लस x, और डिवाइडेड बाय, तो जोड़ करके 225 ही आएगा। बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर XCM1 इज इक्वल टू XCM1। बोर्ड पे देखो, ये तो इससे कट ही जाएगा, तो थोड़ा सा मैं, ये तो 0 हो गया, 500 प्लस
750 इज इक्वल टू 75x 100x प्लस 500 प्लस 500 प्लस 50x। क्लियर है क्या बात? Yes. इससे ये कट गया, ये इधर आएगा तो 250 आ गया, और ये दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 225x। तो जो x की वैल्यू आएगी, चलो तो x पॉजिटिव आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में आया शायद ना? Yes. तो 25 धाम और 25 निग्मा, तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आएगा 10/9 मीटर। ध्यान दो एक बात, सुनो एक मिनट, अगर जो ये 50 इधर होता और 75 इधर होता, आप इसे करके भी देख सकते हो, और ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते, है ना, तो Yes. जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता ना, अगर जो पोजीशन इंटरचेंज करते तो कितना आता? तब भी ये तो सब पॉजिटिव ही है, सब पॉजिटिव ही आता ना, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाता 50 इंटू एक्स, और सभी पॉजिटिव आता, तो मतलब तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता, लेकिन आंसर पॉजिटिव में ही आता है इसका। सही है ना? अगर जो, सुनो ध्यान से, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, अगर जो 75 और 50 की पोजीशन इंटरचेंज कर देना, तो ये चीज नेगेटिव में आएगी x, ध्यान देना, सही है ना, ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 750 आएगा और यहाँ पे आएगा 500, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं आएगा उस केस में, तो पोजीशन इधर आएगी, तो x माइनस में आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव इसका, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? Yes. चलो तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, आप इसे करके भी देख सकते हो। ये बहुत ही मतलब टॉपिक बहुत ही अच्छा है, स्टार्टिंग फिजिक्स की है, बेसिक बेसिक तो हम पे आते हैं, तो हम सीखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक बैलून है, बैलून का मास मान लेते हैं 100 kg है, बहुत बड़ा वाला बैलून है, और यहां पर एक मास लटक रहा है ऐसे करके, यहां पे एक मास लटक रहा है, इस पे ऐसे करके बंदर लटक रहा है, बंदर, और इसका 25 kg है, Yes. सही है ना, और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे यहां मान लूं और ये मान ले 10 मीटर की रोप से लटक रहा है, सही है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में है, ये ऊपर नहीं उड़ रहा, तो जब इस पे मंकी चलेगा, मंकी ऊपर की ओर ऐसे ऐसे चलेगा, तो बैलून का क्या होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपनी स्थिति पे रहेगा, है? नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है, देख लो चाहे आप, सिर्फ ये तो ये ऊपर चढ़ेगा यूं, और बैलून नीचे आएगा, सही है ना, तो क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास 100 kg के पास यहीं पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास एज इट इज ही रहेगा, सेम पोजीशन। ये बात अलग है कि बैलून थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, जैसे बैलून मान लिया थोड़ा सा नीचे आ गया ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, हाँ, तो मन की ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, बात समझ में आई? तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में when monkey reaches the balloon, what is the distance by which balloon comes down? क्लियर है क्या बात? हाँ, तो क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन लिख देता हूं, if है बेटा, एक मिनट, हाँ, if balloon plus
system is in equilibrium and monkey starts climbing up and reaches up to balloon. Find the distance by which balloon descend. डिसेंड का मतलब नीचे आता है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया और बता दिया। देखो मान लिया ये R1 है, सेंटर मास तो यहीं पे है और ये R2 है। तो जब दोनों मिल जाएंगे, ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो देखो सिचुएशन ऐसी बनेगी। थोड़ा सा आप उधर साइड बना लेना, बैलून तो यहां पे आ जाएगा और मंकीज के यहां पे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं भाई? दोनों के दोनों ना, दोनों का मास मतलब पॉइंट मास मान लेते हैं इसे, तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे है। तो ये तो R1 डिस्टेंस ऊपर जाएगा और R2 डिस्टेंस ये नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। तो R1 प्लस R2 तो होता है 10। अब R1 R2 की वैल्यू वैसे तो हमें पता है, डायरेक्ट भी पता है अपने को, पता ही नहीं पता है साइना। जैसे ही मान लिया M2 था, ये R2 है, R2 होता है, और ये M1 था और ये R1 होता है। तो हमें पता है ना ये क्या रिलेशन होता है R1, अरे R1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। लेकिन हमें बैलून जितना डिस्टेंस हुआ R2 निकालना है, M1 प्लस M2 इंटू R हो जाएगा। वो ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द डिस्टेंस असेंड बाय द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो R2 पूछा है हमसे, तो 25 अपॉन 25 प्लस 250 अपॉन 125, तो 2 मीटर। तो ये तो 2 मीटर नीचे आएगा और ये 8 मीटर ऊपर चलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप? विद रिस्पेक्ट टू रोप मंकी कितना ऊपर जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू रोप मंकी कितना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? 10 मीटर। अरे रोप, अगर जो आप बैलून पे बैठे हो, मान लिया यहाँ पे बैलून पे बैठ के मंकी को देखोगे, तो बैलून के रेस्पेक्ट में मंकी तो ऊपर चलेगा ना, कितने? रोप के रेस्पेक्ट में कितने ऊपर जा रहा है वो? 10 मीटर, है ना? लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 8 मीटर ऊपर जाएगा। यदि आप उसे ग्राउंड से देखोगे, है ना, यहां से, तो ये तो 8 मीटर ऊपर जाएगा, जबकि रोप के रेस्पेक्ट में 10 मीटर, ये 10 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली होगी। समझ में आ रही है ना बात? ये है ना? तो ये था एक टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इन वाले क्वेश्चंस में और अभी और है क्वेश्चन जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, और यदि उसका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर ही रहेगा। लेकिन बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब है ना, बोलो कैपिटल M का है, यदि ये एक्सप्लोड होता है 2 पार्ट में, है ना, 2 पार्ट में, M1 में M2 में एक्सप्लोड होता है, तो ये इधर की ओर भागेगा,
और ये इधर की ओर भागेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. आप यहाँ पे लिख लेना एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ऐसे हेडिंग में डाल लेना। क्लियर है क्या बात? Yes. दो पार्ट में भागेगा इस तरीके से। ये हमने क्लास 10th में भी किया था, तो ध्यान से देखो। ये तो बिफोर की कंडीशन है और ये आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन की कंडीशन है। तो यदि मैं इस सिस्टम को कंसीडर करूं तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सही है ना? तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? इसका रेस्ट पे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. तो अच्छा देखो, मान लिया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था इसका, तो इसे मैं थोड़ा सा, ये मान लिया R2 डिस्टेंस चल गया और ये R1 डिस्टेंस चल गया, इसे M1 V1 मान लेता हूं। तो जब ये एक्सप्लोड होगा तो ऐसे चलेगा आगे, और इसमें जो मतलब रिलेशन बनेगा M1 R1 M2 R2 हमेशा फॉलो होगा, चाहिए और आगे चले जाए। साथ में अगर जो बिफोर एक्सप्लोजन इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी? 0, तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। लेकिन इस फिगर में तो 0 आ गई। इस फिगर से देखो, यदि मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं तो यह आ जाएगा m1 माइनस v1 क्योंकि नेगेटिव है, प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 और m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? दूसरे का एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। ये जब एक्सप्लोजन होता है, तो जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो इसमें केमिकल्स होते हैं। तो जब आप इसमें थोड़ा सा इग्निशन देते हो तो केमिकल रिएक्शन होती है, इंटरनल फोर्स केमिकल के एक्टिवेट होते हैं, और उस इंटरनल फोर्स की वजह से ये दो दो पार्ट में टूट जाता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 m2 v2 स्क्वायर होगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है। इसका मतलब जो सिस्टम का मोमेंटम है वो तो 0 था पहले, अब भी 0 रहेगा। Yes. लेकिन काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. आपसे पॉइंट है ना, सिंपल है। फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये 2 kg का बॉम्ब है और ये एक्सप्लोड हो जाता है 2 पार्ट में। इफ 2 kg bomb blast in 2 parts, लिख लो तेजी से थोड़ा, of 0.5 kg and 1.5 kg. If speed of 0.5 kg is 100 meter per second, find the total energy produced. क्लियर है क्या बात? Yes. प्रोड्यूस। जैसे सुनो एक बात, जैसे बम फूटता है ना, चाहे वो दिवाली वाले बम हो या बड़े बम हो, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी देखो एक बार, ये तो हम वैसे ही कर रहे हैं फर्जी, दो पार्ट में तो कोई बम फूटता नहीं है। जैसे बम था और ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, ऐसे केमिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और जब ये मॉलिक्यूल चलते हैं ना ऐसे, Yes. तो एयर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। Okay. तो उसकी वजह से गर्मी और आग बनती है। बात समझ में आई? Yes, sir. ये है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे।
सिंपल है, टोटल एनर्जी निकलनी है हमें, टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, तो ऐसे 0.5 इंटू 1.5 kg, ये तो 100 से चल रहा था, ये v मान लेते हैं, तो 100 ये हम लिखेंगे m1 v1 बराबर m2 v2, तो 0.5 इंटू 100 1.5 इंटू v2, तो ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात? यस इसी तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो m1 था 0.5 इंटू 100 स्क्वायर 1.5 इंटू 100/3 का स्क्वायर, तो 1.5 है ना, 100 स्क्वायर कॉमन लेके 0.5 1.5/9, तो आ जाएगा 10,000/2, 9 पंजे 45, 1.5/9 है ना, तो आ जाएगा 5,000 और 6/9, सही है भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 10,000/3 जूल काइनेटिक एनर्जी इतनी रिलीज हो जाएगी। हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। देखो, जब आप किसी गन से जैसे फायर करते हो तो झटका मारती है ना, तो वही केस है। मान लिया ये हमारे पास बड़ी वाली गन नहीं है, छोटी, मान लिया छोटी गन है, बड़ी बनाएंगे तो जगह बड़ी चाहिए, और इसका मास कितना है m, और इसके अंदर बुलेट है, ये भी मास m की बुलेट है। तो बिफोर टिगरिंग, यदि हमने इसका टिगर नहीं दबाया तो ऐसे पड़ी है, तो एक यदि हम सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। यस तो और इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब आप इस पे टिगर करते हो तो इस पे हिटिंग होती है और बुलेट के पीछे एक होल होता है, उस पे जाकर के टिगर लगता है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से इसमें स्पीड आ जाती है। यस तो ये स्पीड से निकलती है बहुत तेजी से, ये बहुत तेजी से निकलती है स्पीड से। मान लेते हैं इस बुलेट की स्पीड m1 मास की स्पीड v1 है, तो क्योंकि मोमेंटम 0 था, तो अब भी 0 रहने के लिए, कंजर्व रखने के लिए ये मास m v2 स्पीड से पीछे की ओर जाना पड़ता है, तो यही स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन कहलाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो क्या रिलेशन होगा बेटा, रिलेशन mv2 is equal to m, बस दैट्स इट, है ना, स्मॉल m आते, ये रिलेशन। तो ये तो बॉम्ब की तरह ही है ना। मैं इस पे एक एग्जांपल भी लिख देता हूं फटाफट, कि जिसे m is equal to 10 ग्राम and capital M is equal to 0.5 kg। ये तो मास ऑफ गन है, और दिस इज द मास ऑफ बुलेट, है ना। इफ क्या लिखूं, इफ bullet's speed is 500 meter per second, find the speed of a recoil of gun। ये बताना, कुछ भी नहीं करना है अपने को, चित्र बनाएंगे, आप बनाना चाहे बना लेना, V2 0.5 kg, और इसमें से निकलती है ये 10 ग्राम की गन, 10 ग्राम की बुलेट 500 मीटर पर सेकंड से, तो m into V2 is equal to m into 500, m है 0.5,
V2 10 ग्राम इंटू 5, तो कितना आएगा भाई 5.5 V2 इसको 5 अपॉन 0.5, V2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो हम करने वाले हैं। अब देखो, अब हम करते हैं अच्छे क्वेश्चन, ये तो 9 10 के क्वेश्चन थे। बोर्ड पे देखो एक बार, ये प्लैंक है, मान लिया ये प्लैंक है m मास का और इस पे खड़ा है एक पर्सन स्मॉल m मास का, और ये फिर से एक फ्रिक्शन लेस फ्लोर पे पड़ा हुआ है, सही है। अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, जब ये इसमें भागना चालू करेगा ऐसे, यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां पर है, सही है ना। जब ये इस पे ऐसे ऐसे भागना चालू करेगा तो प्लैंक किधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो पर्सन है वो u स्पीड से भागता है, बात समझ में। विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक u स्पीड से भागता है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर्सन की और प्लैंक की स्पीड बतानी है, सही है। लिख लो, इफ पर्सन runs with respect to plank with speed with velocity u towards right, find the velocities of person and plank। क्लियर है क्या बात? चलो मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं ही बताऊंगा, मैंने आपको एक मिनट सोचने विचारने के लिए दिया। पहले बताओ सिस्टम पर नेट फोर्स कितना, 0। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0। सही है बात। बोर्ड पे देखो, जब ये इस पे भागेगा है ना, तो ये जो, ध्यान से सुनना, जो मैं स्टेप बता रहा हूं इन टाइप के क्वेश्चन में काफी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं यदि समझ में नहीं आए तो, और समझ में आ गए तो आसान है। तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है, सबसे पहले ये u वेलोसिटी, ये क्या दे रखा है, ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी दे रखी है, सही है। तो ये बताओ, जब मैं इसे ग्राउंड से देखूंगा, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, यहां पे ग्राउंड है, तो ये पर्सन ऐसे भाग रहा होगा, ये m मास का पर्सन ऐसे भाग रहा होगा, तो ये क्या इसकी स्पीड u ही होगी? नहीं, कुछ और होगी। तो पहला स्टेप ये होगा, इसमें आप स्टेप भी लिख सकते हो, है ना। पहला स्टेप ये होगा कि आप सिस्टम में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 क्या है, एक क्वेश्चन में थोड़ा लंबा लिखता हूं, बाकी में नहीं लिखेंगे। व्हाट इज v1? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है क्या बात? और ये जो कैपिटल M है, ये v2 चलने लगेगा इधर से, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन ये देखो इसमें m का भी मोमेंटम आ गया और कैपिटल M का भी मोमेंटम आ गया। तो यदि मैं इसे प्लस एक्सिस मान लूं तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? अरे m1 v1 m2 v2। क्लियर है क्या बात? यस। तो mv1 इज इक्वल टू mv2। बात समझ में आ रही है नहीं? यस। अच्छा, अब ये u जो है, u में आपको बताना है, u में, v1 में और v2 में क्या रिलेशन है? मैंने निकाला है v1 plus v2 is equal to u। वेरी गुड, आपने निकाला v1 plus v2 बराबर u, लेकिन आपने निकाला
और मैं तो इसे मुंह जबानी बता रहा हूं आपको। जब मैंने रिलेटिव मोशन बताया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि ये m है और ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है और ये कैपिटल M है और ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? जुड़ जाएगी और इतनी हो जाएगी। सही है ना? इतनी सी बात है। तो एक रिलेशन हम पे बैठेगा v1 प्लस v2। देखो अब ये कार चाहे दूर हो चाहे ऐसे हो एक दूसरे के पास, तो रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेशन यही रहेगा, v1 प्लस v2 इक्वल टू u। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी। सही है ना? हाँ, तो यहां से देख लेता हूं मैं कैपिटल M अपॉन M v2, यहां पे रख देता हूं मैं u, v2 कॉमन लेके m प्लस स्मॉल m अपॉन v2 कॉमन लेके u, और ये बन जाएगा आपका v2 इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M इंटू u। तो ये तो आ गई प्लैंक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और v1 कैसे आएगा यहां से? m अपॉन m इंटू v2। दिस इज व्हाट? v2 इज दिस इंटू u, दिस इज v1 into u. This is the velocity of person with respect to ground. With respect to ground ही पूछ रहे हो। यहां पे उसने लिखा नहीं है कि find the velocity and plane. With respect to ground नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ground के respect वाली velocity ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अपन, है ना? एससी वर्मा का पेज नंबर 161 पर है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। ए रेल ऑफ मास m, ये रेल है, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। इफ ए पर्सन m, पर्सन ऑफ मास m, और मान लेते हैं इंजन यहां पे है ना, ऐसे इंजन है, ये क्या है? इंजन मान लेते हैं, ये इंजन है, यहां पे फ्रंट में इंजन है और ये रेस्ट पे खड़ी है। When a man of mass m start on car towards the engine, इधर की ओर भागता है। If the car recoils with speed v backward, जब ये इससे भागेगा तो ये जो कार है ये तो इधर ही भागेगी v2 से, है ना? Backward. With what velocity the man is approaching the engine? इस इंजन पर आप बैठ जाओ ऐसे करके और इस पर्सन को देखो, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इंजन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से। सर ये वेलोसिटी ऑफ हमारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए या ये कार के रिस्पेक्ट में? अब यही तो अंग्रेजी में पढ़ना है अपने को, इसलिए तो मैं सही सही लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं आपको। आप बताओ, ये जो देखो, इसमें देखो, ये जो कार की वेलोसिटी दी हुई है, कार की वेलोसिटी दी हुई है ना, बैकवर्ड v, ये डेफिनेटली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है, दी हुई है ना। अब ये पूछ रहा है कि इंजन की ओर ये कितनी स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब यदि आप ड्राइवर हो और आप इस पर्सन को देख रहे हो, तो ड्राइवर को ये बताना है कि ये पर्सन कितनी स्पीड से आ रहा है। तो ड्राइवर को बताना है, ड्राइवर तो यहीं बैठा इंजन पर, तो इसका मतलब इंजन के रिस्पेक्ट में आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। समझ में आई बात? हाँ, तो u जो मान लेते हैं, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन
लिख लेना थोड़ा सा, है ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इंजन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है सबसे पहले, सही है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा इंजन है और इसकी वेलोसिटी v2 जो कि v दे रखी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और पर्सन ने भागना चालू करा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी कितनी मान लूं, v1। तो ये v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये v2 भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये तो रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर जो आप पर्सन और कार को अलग अलग कंसीडर करोगे तो उनका मोमेंटम तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को एज ए सिस्टम कंसीडर करोगे तो नेट मोमेंटम 0 ही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, इसे यदि प्लस एक्स एक्सिस मान लूं तो m1 v1 माइनस कैपिटल M v2, यानी कि m v2 इज इक्वल टू m v1, और v2 की वेलोसिटी दे रखी है इसने v, और इसकी मान लेते हैं हम v। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, v1 और v2 में रिलेशन पता है क्या अपने को? हाँ, क्योंकि इसने रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है पर्सन की इंजन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब v1 प्लस v2 जो होगा वो u के बराबर होगा। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें तो u ही निकालना है। तो v2 भी तो दे रखा है, v2 v, और ये तो गया v, और v1 की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, mv अपॉन m। तो ये आ जाएगा कैपिटल M अपॉन v प्लस v, तो u हो जाएगा m अपॉन m इंटू v। दिस इज द आंसर। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लिया ये एक नाव है ऐसे करके, है ना, और इसका मास है कैपिटल M, और ये पानी में, नाव तो पानी में ही रहती है, तो नाव और पानी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, और एक यहाँ पे पर्सन है स्मॉल m। चलो अब की बार मैं इनका मास दे देता हूं, और ये 250 kg की बोट है, समझ में आई बात? तो ये जो पर्सन है इसमें से कूद रहा है ऐसे करके, बोलो कूदेगा नहीं कूदेगा? भाई उसका मर्जी, उसमें छलांग लगानी है उसे, तो वो हॉरिजॉन्टली छलांग लगाता है ऐसे करके, तो नाव का क्या होगा ये बताओ? पीछे जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पीछे जाएगी। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू नाव इट जंप्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, है ना। इफ पर्सन jumps horizontally with velocity 20 meter per second, find the with respect to boat, find the velocities of boat as well as person, ऐसे। वैसे तो तुम्हें पता ही चल गया होगा क्या करने वाले हैं अपन, ध्यान से सुनना, ये काफी टफ हो जाएगा यदि आपने बेसिक ढंग से नहीं करा। बोर्ड पे देखो, मैंने कहा था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेना। बोलो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान ली, तो ये तो 50 है, ये 250 kg है, तो क्योंकि ये रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम तो 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा 0। लेकिन यदि मैं प्लस x मान लूं तो 50 इंटू v1
माइनस 250 इंटू V2 इज इक्वल टू 50 V1। तो V1 इज इक्वल टू 5 V2। एक तो रिलेशन ये बन गया। यस साथ में V1 और V2 में क्या रिलेशन आएगा भाई, दूर जा रहे हैं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20। बस दैट इज। तो V1 यहां रखेंगे, V2 आ गया 20/6 10/3 मीटर पर सेकेंड, और V1 जो आएगा 5V2 50/3 मीटर पर सेकेंड। दिस द आंसर।